नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अमेरिकन महिला से शादी का झांसा देकर रेप करने वाला जख्मी, बंदूक साफ करते समय लगे छर्रे। अजमेर के विजय स्मारक पर मनाई गई कारगिल विजय की वर्षगांठ। 25 साल पहले हुए शहीदों को किया गया याद। महाविद्यालय के प्राचार्य पर आरोप लगाते हुए छात्रों ने किया प्रदर्शन। एनएसयूआई के छात्रों ने पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय के प्राचार्य को लिया आड़े हाथों। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के बाहर पार्क होने वाली एम्बुलेंस अब पटेल मैदान के बाहर की जाएंगी पार्क। अवैध पार्किंग में खड़े वाहनों के काटे जा रहे हैं चालान। तीन पाकिस्तान के नागरिकों को मिली भारत की नागरिकता। खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर के वकील मानव सिंह राठौड़ को 12 बोर की बंदूक साफ करते समय हाथ, पैर और सीने में छर्रे लगने का मामला सामने आया है, जिसके बाद वकील को लहूलुहान हालत में क्षेत्रपाल अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया है, जहां से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर वकील मानव सिंह राठौड़ पर यूएसए की 45 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज है, जिस पर जांच जारी है। वहीं एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई का कहना है कि वकील द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया है या गलती से बंदूक चली है, इस पर जांच जारी है। बता दें, वकील पर आरोप है कि शादीशुदा वकील ने फेसबुक पर यूएसए की 45 साल की तलाकशुदा महिला से दोस्ती की, खुद को अविवाहित होने का झांसा देकर उसे भारत बुलाया, जयपुर, अजमेर सहित कई स्थानों पर उसे होटल में रुकवाया।
इस दौरान वह विदेशी महिला के साथ लगातार रेप करता रहा। महिला ने शादी की जिद की। इसके बाद वह अजमेर के एक मंदिर में ले गया और शादी करने का ढोंग किया। महिला ने बूंदी थाने में वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। महिला जब भी मानव से घर ले जाने की बात करती तो वह टाल देता था। एक दिन जब वह जिद करके मानव के घर पहुंच गई, घर पर मानव का बेटा और उसकी पत्नी मिले। इसके बाद पूरी पोल खुल गई। इसके बाद पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया, जिस पर जांच जारी है। अभी करीब 9:30 बजे सीआई साहब कैलाश जी थाना अधिकारी नसीराबाद सदर में सायकालीन गश्त में था तो इतला दी कि एक मानव राठौड़ नाम का है जो चैनपुरा डाणी राजगढ़ के पास के रहने वाले हैं, जो कोई बंदूक को साफ कर रहे थे, जिनके कोई सर्रे वर्रे लगे हैं, जिनको छत्रपाल हॉस्पिटल अजमेर में भर्ती कराया। इस इतला पर मैं यहाँ आया तो एक मानव राठौड़ नाम के हैं, जिनके पिताजी का नाम है हेमराज सिंह राठौड़, जिनके 12 बोर की सफाई करते समय शरीर पे 3-4 जगह गंभीर चोट आई है। ये बायां हाथ का पंजा है, वो बायां घुटने पर और दाहिने हाथ की भुजा पर गंभीर चोट है, जिनको लेकर यहाँ इमरजेंसी जीएलएन अजमेर में लाए हैं, जिनका फर्स्ट एड करके अब भर्ती करवाया जा रहा है। सफाई करते समय तो एक स्थान पर लगनी चाहिए गोली। हाँ, वो बेटे वो लगा रहे थे ना, तो कोई पुराना छर रहा था जो ये हाथों पैर में और हाथ पंजे में, और 3 चोटें आई। इनके खिलाफ कोई पहले भी कोई मामला दर्ज नहीं, अभी ऐसी कोई अपने पास नहीं है थाने में। अभी किस तरह की जांच की जा रही है? जांच अभी पर्चा बयान लेंगे, उसके बाद आगे की जो भी कार्रवाई होगी, जांच होगी। जानकारी मिल रही है सुसाइड अटेम्प्ट किया है? नहीं, ये 3-4 दोस्त थे, वकील साहब और भी हैं, उनका नाम है वो योगेंद्र जी। ये 3-4 थे जो सफाई कर रहे थे, तो ये इसमें ये हादसा अभी तक तो हमारे संज्ञान में तो यही बात आई है। अब इसमें जांच अब आगे जांच चलो। मेरा नाम उगमचंद चौधरी है, सही थाना नसीराबाद सदर। आज यानी 26 जुलाई को देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन भारतीय सेना के अदम्य साहस, कुशल युद्ध नीति, वीरता, जवानों की बहादुरी, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। आज समस्त देशवासी देशभक्ति के रंग में डूबे हुए हैं और उन वीर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आपको बता दें कि यह युद्ध 60 दिनों से ज्यादा चला था और 26 जुलाई 1999 को भारत ने पाकिस्तानी सेना को पराजित कर इस युद्ध में विजय हासिल की थी। आज इसी उपलक्ष्य में अजमेर के विजय स्मारक पर जल, थल व वायु सेना के जवानों ने श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें युद्ध में भाग लेने वाले थल सैनिक भी उपस्थित रहे। आज कारगिल विजय दिवस का 25वां सालगिरह है और इस अवसर के ऊपर एक आप लोगों का बड़ा और हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर तीनों फोर्सेज के थल सेना, जल सेना और वायु सेना के जवान, और ख़ास करके जिन लोगों ने कारगिल युद्ध के अंदर थल सेना के भाग लिया है, वो भी इसमें मौजूद हैं। इनका बहुत बहुत आभार। और मैं चाहूँगा कि अजमेर की जनता ये देख कर के लगे उन्हें कि यार फौजी आखिर इसमें क्यों आते हैं विजय दिवस में। फौजियों की वजह से जो आराम की नींद ले रहे हैं, सो रहे हैं, उनका भी कुछ दायित्व बनता है कि वो भी इस विजय स्तंभ पर आएँ और इसकी जानकारी लें और लोगों तक पहुँचाएँ। हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो भी अपना प्रोग्राम करते हैं। अगर उनसे निवेदन है वो कंबाइंड इसको करें, फौजियों के साथ में, पूर्व सैनिकों के साथ में, वेटरन के साथ में, तो ये और भी शोभायमान्य होगा। धन्यवाद। 26 जुलाई 2024 को जो हमारे 1999 में जो हमारे जाबाज सैनिकों ने कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त करी थी, आज उनमें जो उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, तो आज हम उनकी याद में विजय स्मारक बजरंगगढ़ अजमेर में हम उनको श्रद्धांजलि दी है। पूर्व सैनिकों ने सबने मिलकर तीनों सेनाओं के, वायुसेना, थल सेना और नौसेना, इन्होंने मिलकर सबने अपना श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं विजय स्मारक अजमेर में। और विजय दिवस 25वीं वर्षगांठ विजय दिवस मना रहे हैं। प्रशासन से मेरा एक आग्रह है कि यहाँ पर विजय स्मारक के ऊपर उसकी देखरेख के अभाव में यहाँ पर नशेड़ी, इसमें कि सब यहाँ पर आकर के गंदगी फैलाते हैं। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि इसका देखभाल करने के लिए एक आदमी यहाँ पर रखें और इसकी देखभाल करें और इसको मेंटेनेंस के लिए भी इसके ऊपर बजट पारित करके इसको मेंटेनेंस करवाया जाए। इसकी चार दीवारी को ठीक करवाया जाए और इनका जो टैंक हमारे पास इसकी जो रखा हुआ है
उसको भी पेंट किया जाए, उसकी मरम्मत की जाए और इसको देखभाल के लिए एक आदमी को यहाँ पर रखा जाए। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में NSUI के छात्रों द्वारा कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और अपना विरोध जताया गया। छात्र नेता अंकित घारू ने बताया कि कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्र छात्राओं के साथ काफी दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिसको लेकर आज NSUI ने कॉलेज में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि दुर्व्यवहार इस हद तक बढ़ गया है कि एक छात्रा के साथ लेक्चरर ने धक्का मुक्की तक कर डाली। इसी को लेकर समस्त छात्रों में रोष व्याप्त है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, महाविद्यालय में टीचरों की लापरवाही, गुलामन पकड़ी जा रही है। बच्चों का हक मांगने के लिए भी हमारा गुलामन पकड़ी जा रही है, हमें धक्का दिया जा रहा है, हमारे से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो हम ये मांग करते हैं प्रशासन से कि इस तरीके का दुर्व्यवहार ना करे। साथ ही जो ये इतनी बड़ी लाइन लगी है, हमारी ये मांग है, हम ये निवेदन करने आए हैं कि जो लाइन लगी है इसको कम करे। 10 टीचर बैठे, 10 की जगह और पीछे वाली लाइन खाली है, पीछे वाली खिड़की खाली है, उसमें 10 टीचर और बैठाए जाए। हमारी ये मांग थी कि जिस प्रकार ये इतनी भीड़ पड़ रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, सुबह से जाते हैं रात तक, और कल एक टीचर द्वारा लड़की को धक्का दे दिया गया, वो गिर गई। तो हमारी ये मांग है, हम केवल शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ बैठ के, हमने कोई विवाद नहीं करा, हमने कुछ नहीं करा, लेकिन कुछ मनमानी कर रहे हैं टीचर, क्या इस तरीके की लापरवाही कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि इस तरीके की लापरवाही ना करे। धक्का गुलामन पकड़ना, हम कोई अपराधी नहीं है, हम कोई बह फैलाने वाले नहीं है, हम हमारी छात्रों की मांग कर रहे हैं। संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल के बाहर खड़ी होने वाली एम्बुलेंस अब पटेल मैदान के बाहर खाली क्षेत्र में पार्क की जाएंगी, ताकि अस्पताल के बाहर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू किया जा सके। अस्पताल के बाहर खड़ी रहने वाली एम्बुलेंस से रास्ता अवरुद्ध होता है, जिसकी वजह से आवाजाही में परेशानी आती है व दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ती है। वहीं नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर भी ई चालान काटकर कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन पर सवारी करने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है। एम्बुलेंस के लिए जो जेएलएन हॉस्पिटल के पास में बगल में एम्बुलेंस से खड़ी होती थी, वो अब ये पटेल मैदान के पास में जो जगह है, यहाँ एम्बुलेंस में खड़ी होगी। और हमारे टाइगर साहब ने आदेश फरमाया कि एम्बुलेंस के लिए ऐसी जगह मिले जहाँ से वैसे ट्रैफिक में कोई बाधा नहीं आए। तो वहाँ ट्रैफिक में बाधा आ रही थी, इसलिए वैसे जगह चेंज की गई है। और कुछ पूछना तो बताओ सर। लगभग 50 के करीब है। समझाइश नहीं, बता दिया इनको, वैसे जगह भी दिखा दी। और इनका एक काउंटर खुल जाएगा, वहाँ काउंटर पे आदमी रहेगा, वो वैसे फ़ोन करेगा, फ़ोन करते एम्बुलेंस चली जाएगी वहाँ, यहाँ से डायरेक्ट वहाँ चली जाएगी और वहाँ लेकर के निकल जाएगी। वहाँ रश भी नहीं रहेगा और यातायात भी सुगम चलेगा। और कुछ बोलना तो बताओ आप सर। और कोई ट्रैफिक जाम रहता है? ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर रहेगा। और मैं शहर के सभी निवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिनके पास बसें हैं, जिनके पास ट्रक है, जिनके पास ट्रैक्टर है, उनके हम चालान कर रहे हैं, ई चालान कर रहे हैं। बस है, एक बस का चालान हम 5500 का कर रहे हैं। और एक ट्रक हो या वैसे लोडिंग, बड़ा लोडिंग वाला हो, उसका भी 5500 का कर रहे हैं। तो वो अभी तो ये सोच रहे हैं, उनके पास मैसेज ही आ रहा है। जब उनका वैसे जैसे किसी का 10 हो गया, 5500 से कितने हो गए, 10 इंटू 55,000 हो गए। जिस दिन 55,000 हो जाएंगे या 55,000 के करीब हो जाएंगे, उस समय हम वैसे उसको जब्त कर लेंगे। जब वो जमा कराएगा ना, तभी वैसे उसको छोड़ेंगे। इसलिए वैसे जो भी नो पार्किंग में चाहे कार खड़ी कर रहे हैं, चाहे कार का हम 700 का कर रहे हैं ई चालान। अभी तो उनके पास मैसेज ही आ रहा है, जब 5, 7 या 10 चालान हो जाएंगे तब हम उस गाड़ी को जब्त कर लेंगे। जब वो चालान से छुड़ाएगा तभी वैसे गाड़ी छोड़ेंगे, नहीं तो गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए शहर के सभी निवासियों से निवेदन है कि आप वैसे जो आपके पास नो पार्किंग का हो, चाहे नो एंट्री का हो, चाहे सीट बेल्ट का हो। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे एसपी साहब ने आदेश फरमाया कि जो बिना हेलमेट जा रहे हैं, हम उसको किसी को नहीं रोक रहे हैं, हम पीछे से उनका फोटो ले रहे हैं और उनका चालान कर रहे हैं। अगर मोटरसाइकिल सेकंड हैंड है, 15,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, 30,000 की हो, अगर हमने 10 चालान कर दिया तो 10,000 उसको देने ही पड़ेंगे। इसलिए वैसे शहर के सभी निवासियों से अपील है, 2 व्हीलर पे चलें तो हेलमेट लगा के चलें, नहीं तो आपके मैसेज भी आ रहा है और आपको वैसे वो सरकार को फाइन भी जमा कराने पड़ेगा। अजमेर के लोहाखान क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार के 3 सदस्यों को आज एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह के चैम्बर में गृह मंत्रालय से आए भारतीय नागरिकता के जरूरी डॉक्यूमेंट देकर उन्हें भारतीय नागरिकता दी गई। जानकारी के अनुसार 1989 में अजमेर के रहने वाली रमा देवी ने पाकिस्तान के रहने वाले एक युवक से शादी की थी। उसके बाद रमा देवी पाकिस्तान चली गई, लेकिन रमा देवी बीच बीच में हिंदुस्तान आती रही और पाकिस्तान में रमा देवी की 8 संतान हुई। रमा देवी करीब
22 साल तक पाकिस्तान में रहने के बाद सन 2001 में हिंदुस्तान में आकर बस गई। इतना ही नहीं, उसके साथ उनके पति भी अजमेर आ गए। अजमेर आने के बाद करीब 19 साल हिंदुस्तान में इस परिवार ने बिताए, जिसके बाद 2019 में इस परिवार के अन्य सदस्यों को भारत की नागरिकता भारत के कानून के हिसाब से दे दी गई। लेकिन रमा देवी के 2 पुत्र और 1 पुत्री को भारतीय कानून के बनाए गए नियमों में खड़ा नहीं उतरने के चलते आज तक नागरिकता नहीं दी गई थी। जानकारी के अनुसार जो व्यक्ति अन्य किसी देश का अगर 15 साल से ज्यादा हिंदुस्तान में रह रहा है या उसके परिवार के अन्य सदस्य भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो बाकी के सदस्यों को भारतीय नागरिकता लेनी जरूरी होती है, जो कि कम से कम 15 साल से रह रहे थे हिंदुस्तान में। यही कारण रहा कि आज परिवार में 2 पुत्र और 1 पुत्री को एडीएम सिटी ने गृह मंत्रालय से आए भारतीय नागरिकता के जरूरी दस्तावेजों को पूरा किया। इसके बाद परिवारजनों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। परिवार वालों ने एडीएम सिटी कार्यालय में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भारतीय नागरिकता मिलने पर खुशी जाहिर की। मुझे बहुत खुशी मिल रही है, मुझे जो सिटीजनशिप मिली है इसके लिए थैंक यू सो मच। हाँ, मेरी फैमिली सब यहीं रहती है, सब यहीं है। मैं काफ़ी छोटी आई थी, वहाँ से आई थी, इसलिए मुझे कुछ आइडिया नहीं था वहाँ का। अब मेरे को बहुत खुशी हो रही है। मेरी स्टडी वगैरह सब यहीं से कंप्लीट हुई है। आज राज्य सरकार के गृह मंत्रालय से, गृह विभाग से, ग्रुप 4 से हमें 3 नागरिकता संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। और जिन लोगों के प्रमाण पत्र प्राप्त हुए थे उनको हमारे न्याय शाखा के द्वारा बुलवाया गया। तो 3 बंदे हैं, दिनेश और नीलकमल, महेश। आप तीनों के माता पिता को पूर्व में भारतीय नागरिकता मिली हुई है, एक बड़े भाई को भी मिली हुई है। आज इनको नागरिकता मिली है, उसका जो आदेश या प्रमाण पत्र है इनको आज वितरित किया गया। सर, कितने साल से अजमेर में थे? 15 सालों से ज़्यादा सालों से शायद ये यहाँ रह रहे हैं, और एक निश्चित समय अवधि पूरी करने के बाद ही शायद नागरिकता मिलती है, तो वो उनको आज प्रदत्त की गई। बातों को देते हैं थोड़ा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के फायसागर रोड स्थित भागचंद सोनी नगर से घटना सामने आई, जहां पर एक बुजुर्ग महिला के साथ 3 युवकों ने चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बाद पीड़िता के पति ने गंज थाना पुलिस को मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पीड़ित राजू खत्री ने घटना की जानकारी देकर बताया कि वह अपनी पत्नी मीरा के साथ अपने स्कूटर पर एक सामाजिक कार्यक्रम से लौट रहे थे। तभी तेज रफ्तार में 3 युवक आए और उनकी पत्नी की गर्दन पर झपट्टा मारा और उनकी सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए। इसके बाद उन्होंने गंज थाने में उपस्थित होकर इसकी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजू खत्री पुत्र सुंदरलाल मद्रासी निवासी शिवनगर फायसागर रोड अजमेर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो जो सामाजिक कार्यक्रम से भाग लेकर 24/7/2024 को लगभग 10:30 पौने 11 के बीच में शिवनगर भागचंद सोनी नगर से होकर जा रहे थे। पीछे स्कूटर पर सवार होकर जा रहे थे। पीछे उनकी धर्मपत्नी बैठी थी मीरा। 3 लड़के पीछे मोटरसाइकिल पर आए और गले पे झपट्टा मारा, जिससे उनका गले की चेन और मंगलसूत्र तोड़ डाला और उसके बाद में जो है 75% हिस्सा चेन का ले गए और बाकी 25% हिस्सा उनके हाथ में रह गया और मंगलसूत्र उन्हीं के हाथ में रह गया। बाकी चीज़ को तोड़कर वो ले गए और इस पर मुकदमा दर्ज किया गया कल और तफ्तीश जारी है। फूल सिंह जी हेड कांस्टेबल। घटना कहाँ घटी? भागचंद सोनी नगर फायसागर रोड। ये अपने यहीं शिवनगर फायसागर रोड पे ही भागचंद सोनी नगर के थोड़ा आगे। एएसआई प्रेम सिंह, पुलिस थाना गंज। अजमेर के गौतम नगर क्षेत्र में चल रहे अवैध भवन निर्माण कार्य को नगर निगम द्वारा आज ध्वस्त किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सार्वजनिक शौचालय को तोड़कर ओम प्रकाश द्वारा अवैध रूप से भवन निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत नगर निगम को दी है, जिसके बाद नगर निगम हरकत में आई और इस भवन निर्माण कार्य को ध्वस्त किया। यहाँ पे लैटरिंग है, गवर्नमेंट की बनी हुई थी, सरकारी गवर्नमेंट की है। उसके बाद में इन्होंने बंद कर दी तोड़ का। फिर उसके बाद में सीमेंट कंक्रीट भर दी जी। फिर उसके बाद में इन्होंने गेट तोड़ दिए, टंकी फोड़ दी। फिर उसके बाद में इन्होंने कब्जा करना चालू किया। कौन लोग है जो कब्जा कर रहे थे? ये कोली है जो पास के लोग हैं, मतलब ये सामने वाला बंगले वाला ही। फिर अभी आज ये पूरा क्या बना लिया था क्या इन्होंने कमरा का? पूरा तैयार कर लिया था, चद्दर उद्दर सारी लगा दी। अच्छा, इस पहले भी लोगों ने यहाँ विरोध करा है। मैं खुद यहाँ कवरेज करना आया हुआ हूँ यहाँ पे इस जगह पे। तो तब से ही ये सिलसिला चल रहा था क्या? हाँ, जब से ही चल रहा है। तो नगर निगम के उस समय कोई आला अधिकारी नहीं आए थे? किसी ने नहीं करा कुछ भी। आए थे एक दफे। अच्छा, आप लोग जो आसपास के जैसे अभी इतने सारे लोग इकट्ठा हैं, आप क्या चाहते हैं जैसे इस जमीन पर क्या होना चाहिए? वापिस यही लैटरिंग बननी चाहिए। ओम प्रकाश जी हैं, उनके द्वारा ये सार्वजनिक टॉयलेट हुआ करते थे यहाँ पे निगम के पुराने, वो टूट गए थे। उसकी ज़मीन पे मकान बनाया जा रहा था रोड मिल प्रेस के पास में, तो आज उसे तोड़ा गया है। इनका पहले मानचित्र स्वीकृत किया गया था, तो मानचित्र स्वीकृत करने के बाद में हमने पूरी जांच कराई, उसमें तरमीन नहीं थी, तरमीन कराई और देखी हमने जो खसरा है वो निगम के नाम ही बोल रहा है। बहुत समय से यहाँ टॉयलेट थे, टूट गए थे, निगम का बोर्ड भी लगा हुआ था जो इन्होंने हटा दिया था और फिर इनको सुनवाई का अवसर दिया। उसके बाद में आज ये तोड़ने की कार्रवाई की गई है। अच्छा, पूरी 4 दीवारी मकान बना लिया? हाँ, पूरा मकान इन्होंने लगभग बना लिया था। इनको काम बंद करने के लिए भी बोला था, मानचित्र निरस्त कर दिया था इनका, फिर भी इन्होंने कंटिन्यू काम चालू रखा है। क्या है गौतम नगर रोड मिल प्रेस के यहाँ पे जो जगह है पूरी 4 दीवारी बनाने की थी, क्या कहना है? देखिए, गौतम नगर में ओम प्रकाश जी करके है, मकान का निर्माण कर रहे थे। उसके ऊपर अवैध निर्माण नगर निगम की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई। अवैध निर्माण किया गया था, उसको जेसीबी की मदद कर ढाया गया। इसमें नगर निगम की अवैध निर्माण टीम और अतिक्रमण टीम दोनों टीमें साथ हैं। आज गौतम नगर क्षेत्र में नगर निगम द्वारा भवन निर्माण कार्य को अवैध बताते हुए ध्वस्त किया गया था, जिसके बाद कार्यवाही को गलत बताते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। विकास ने जानकारी देकर बताया कि नगर निगम द्वारा की गई यह कार्यवाही कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है, क्योंकि कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए ही निर्माण कार्य करवाया जा रहा था और पूर्व में नगर निगम द्वारा नक्शा भी स्वीकृत किया गया था। उन्होंने कहा कि आज बिना सूचना दिए कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दी गई शिकायत पर निगम ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया है, जिससे उनको काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। इसी के संदर्भ में आज वे कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने उन्हें उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। भैया, मैं गौतम नगर से आया हूं और गौतम नगर में हमारा एक भूखंड है, वहां पर निर्माण कार्य चल रहा था।
जो कि नगर निगम की भवन निर्माण स्वीकृति के आधार पर चल रहा था, और हमारे पास रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भी है 2 साल पुराना, और उससे पहले की पूरी चेन है जो हमने खातेदार से खरीदी। खातेदार भी मेरे साथ में खड़े हैं। आसपास के जितने भी 15-20 मकान हैं वो इनके और इनके पिताजी के द्वारा ही बेचे गए हैं, तो वो ज़मीन इन्हीं की खातेदारी की है। ठीक है, आसपास के क्षेत्रवासियों द्वारा नगर निगम में लगातार शिकायत हो रही थी कि अवैध निर्माण हो रहा है, अवैध निर्माण हो रहा है, तो हमने भी कोर्ट में ऑर्डर कर ही रखा था कोर्ट में, और कोर्ट में हमारे निर्णय आया, उसमें अभी निर्णय तो बाकी है, लेकिन कोर्ट में स्टे आया है कि भाई नगर निगम को इन्होंने पाबंद किया, और ये कहा गया है कि जो प्रार्थी है उसके भूखंड का उसको उपयोग और उपभोग करने दे, और मानसिक रूप से इसको परेशान ना करें। और हमको भी ये कहा गया है कि आप भी इस पर अगर निर्माण करते हो तो विधि अनुसार इस पर निर्माण करें। तो हमने इस पर विधि अनुसार निर्माण करने के लिए 1 वर्ष पूर्व इसमें हमने भवन निर्माण स्वीकृति नगर निगम खुद द्वारा हमने ली। उसमें नगर निगम जब किसी भूखंड पे स्वीकृति देती है तो नगर निगम के द्वारा पूरी जांच पड़ताल उस भूखंड की होती है कि ये भूखंड किसके द्वारा बेचा गया, किसको बेचा गया, इसका पूर्व मालिक कौन है, और इसकी चारों दिशाएं देखी जाती है कि इसके आस पड़ोस में जो मकान है वो वही हैं जो इसमें नक्शे में दिखाए हुए हैं। उससे ये चीज़ें वेरीफाई हुई। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने डिमांड जारी करी कि आप डिमांड राशि जमा कराए नक्शे की। नक्शा हमने स्वीकृत करा लिया। ठीक है, नक्शा स्वीकृत को भी 1 वर्ष हो गया। ठीक है, लेकिन हमने सोचा इस पर काम स्टार्ट कर देते। काम स्टार्ट करने पर लगातार कुछ क्षेत्रवासियों द्वारा इस पर नगर निगम में शिकायतें होती रही। शिकायतों के आधार पर नगर निगम वाले हो सकता है कि इनकी बातों में आ गए या किसी तरह से हो गए दबाव में आकर के, उन्होंने आकर के 2-4 बार पत्र व्यवहार किया, जन सुनवाई के लिए हमें बुलाया। पिछले 1 महीने की बात बता रहा हूँ मैं, जन सुनवाई के लिए हम लगातार इनको कागज़ ले जा करके दिखाते रहे कि ये हमारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कागज़ है, और कागज़ हमारे चूँकि हमारे फेवर में है इसलिए नगर निगम द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन इन्होंने 2-3-4 दिन पहले पटवारी की रिपोर्ट, पटवारी आया, पटवारी मौका करके चले गया। पटवारी ये भी कह के गए कि खसरे में ही है आपकी प्रॉपर्टी, तो और सही है आपकी प्रॉपर्टी। पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से लेटर आया कि आपका नक्शा निरस्त कर दिया जाता है। और नक्शा ठीक है, चलो निरस्त कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप आ सकते थे निगम द्वारा और आप बोल सकते थे कि भाई आपका निर्माण कार्य चल रहा है, इसको रोका जाए, है ना, रोका जाए, या आप नगर निगम आइए, आपसे बात करनी है, जो भी है एक बार हमें सूचना मिलती। लेकिन बिना सूचित किए और कल पुलिस जाब्ते के साथ में 40 से 50 जने आए और लेंटर लेवल पे काम हो चुका था, उसको आगे क्षतिग्रस्त कर दिया। नगर निगम ने तो कोर्ट के ऑर्डर में ये बोला ही नहीं। वो तो ये बोलता है कि हमारी तो कोई लेना देना ही नहीं है इस ज़मीन से, ये तो आपके क्षेत्रवासी है जो हमारे पास आकर के शिकायत करते हैं, इसलिए हमें आना पड़ता है। बाकी हमारे को कोई लेना देना नहीं है इस भूखंड से। लॉयंस क्लब अजमेर द्वारा आज निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत सभी मरीजों को निशुल्क चिकित्सा सुविधाएं व परामर्श प्रदान किया गया। ये शिविर सुबह 9 बजे से 1 बजे तक आयोजित किया गया था, जिसमें शहर भर के कोने कोने से मरीज चिकित्सा सुविधाएं लेने पहुंचे। लायंस क्लब अजमेर वेस्ट व शारदा हेल्थ केयर सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में आज ये मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस मेडिकल कैंप में डॉक्टर सचिन गुप्ता जो इंपीरियल हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर हैं और 10,000 से ज़्यादा आपने जोड़ प्रत्यारोपण के ऑपरेशन किए, एक ऐसे वरिष्ठ डॉक्टर को आज लायंस क्लब और शारदा हेल्थ केयर सेंटर ने यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया। आज वो सब मरीजों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये निःशुल्क परामर्श है, और जिस व्यक्ति को 10,000 ऑपरेशन करने का अनुभव हो वैसा डॉक्टर हमको निःशुल्क परामर्श दे रहा है। इसलिए आज इस कैंप में काफ़ी लोग आए हैं और सबको हम यहाँ पर परामर्श निःशुल्क दिलवा रहे हैं। ये कैंप कहाँ लग रहा है? ये कैंप सावित्री कॉलेज के सामने शारदा मेडिकल हेल्थ सेंटर के तत्वाधान में वहीं लग रहा है। इसमें लायंस क्लब वेस्ट अपनी सेवाएं कहाँ से मरीज आते हैं? मरीज कहाँ? मरीज पूरे आसपास अजमेर से और अजमेर के आसपास के गाँव से, मेड़ता तक से भी आज मरीज यहाँ आए हैं। क्या निःशुल्क है? ये बिल्कुल परामर्श निःशुल्क है। यहाँ पर हर तरह की जांच निःशुल्क है। कब से कब तक? ये सुबह 9 बजे से 1 बजे तक चलेगा। बातों को देते हैं थोड़ा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर के लिए। ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। बजट की घोषणा अनुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्य को राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज कॉर्पोरेशन यानी RWSSC को हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित किया है, जिसमें विभागीय परिसंपत्तियों को RWSSC को हस्तांतरित करने के साथ ही सभी जल योजनाओं को मय स्टाफ के चरणबद्ध के रूप में बोर्ड में समायोजित करने की घोषणा की गई है। इसी को लेकर पूरे राजस्थान में विभाग के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन कर अपना रोष जाहिर किया जा रहा है और आज अजमेर में भी कर्मचारियों द्वारा जमकर नारेबाजी की गई और विरोध प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों के अनुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को RWSSC के अधीन किए जाने पर यह विभाग एक बोर्ड के रूप में हो जाएगा और राज्य सरकार का परोक्ष रूप से कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। इसके अलावा बोर्ड बनाए जाने के बाद आम जनता पर भी पेयजल की दरों को अनाधिकृत रूप से बढ़ाया जाएगा, जिससे आमजन में भी सरकार के प्रति रोष बढ़ेगा। साथ ही स्टाफ को RWSSC के अधीन किए जाने से उनकी सेवा सुरक्षा प्रभावित होगी। बोर्ड के अधीन जाने से कर्मचारियों की वरिष्ठता व वेतन पेंशन परिलाभ सहित अन्य कई विवाद उत्पन्न होंगे। इन्हीं समस्याओं को लेकर कर्मचारियों में रोष व्याप्त है और पूरे राजस्थान में धरने प्रदर्शन जारी है। WSS के विषय में जो हमारा PhD विभाग जो है उसको हस्तांतरण करने के लिए जो राज्य सरकार ने जो नियम बनाने जा रही है उसके विरोध में हम लोग यहाँ प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और मुख्यमंत्री के नाम जो है ज्ञापन दे रहे हैं, जिससे कि इसके निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। राज्य स्तर पर ये विरोध हो रहा है और अजमेर जिले की तरफ से हम यहाँ कलेक्टेड पहुँचे हैं। आज जलदाय विभाग के समस्त कर्मचारी, चाहे PhD के तकनीकी कर्मचारी हो, मंत्रालय को या इंजीनियर को हो, सब लोग सामूहिक अवकाश पर हैं, क्योंकि सरकार द्वारा जो बजट में घोषणा की कि RWSSC का जो कॉर्पोरेशन बनाया जा रहा है इसके अंदर हम इसके विरोध में हैं, क्योंकि पूर्व में जो कॉर्पोरेशन बने हुए हैं बिजली विभाग के, रोडवेज के और इनमें ही सब लोग तनख्वाह, वेतन और ये पेंशन वगैरह सबसे परेशान हो रखे हैं, कभी कि इनको पेमेंट टाइम पे नहीं मिलता है। तो इसलिए सभी कर्मचारी इसमें, और इसमें जनता का भी बहुत ही बड़ी हानि है, क्योंकि जिस प्रकार से टाटा आने से बिजली के बिल इतने बढ़ गए, हर चीज़ के इन्होंने रेटें बढ़ा दी है और वैसे ही जलदाय विभाग में जैसे ही कॉर्पोरेशन बनेगा उस हिसाब से पानी का बिल कम से कम 5-6 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा और हर चीज़ का वो पैसा लेंगे। अभी हम 5 रुपये लीटर पानी का ले रहे हैं, वो 75 रुपये तो उन्होंने करीब निर्धारित कर ही दिया है और आगे भी उनका कुछ भी बढ़ सकता है, इसका कोई वो भरोसा नहीं है। इसलिए हम सब इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। किनको ज्ञापन दिया? हमने आज जिला कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने उनका विरोध किया है कि भाई ये निजीकरण बंद किया जाए। क्या कारण है? मेरा नाम महेंद्र स्वरूप माथुर। निजीकरण करने का कारण क्या मानते हैं आप? क्यों कर रहे हैं निजीकरण? निजीकरण इन्होंने जो प्राइवेटेशन पे लोन मिल जाता है, इसलिए लोन लेने के चक्कर के अंदर ये इस तरीके से कर रहे हैं। PhD की जो हमारी संपत्तियां हैं उनको जैसा कि हमें तो विशेष सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि ये कंपनी पहले ही फेल हुई भी है और फिर भी राज्य सरकार इनको वापस ये काम दे रही है। इससे ये ऐसा लगता है कि ये इनकी मिलीजुली मामला है और कर्मचारियों का हित नहीं है इसमें। जहां एक तरफ सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जैसी योजनाएं लेकर आई है, वहीं दूसरी तरफ हमारे अजमेर शहर में खिलाड़ियों को इतना हतोत्साहित करा जा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अजमेर के पटेल स्टेडियम में जिस तरह से खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी की गई है उससे खिलाड़ियों में भारी रोष व्याप्त है। मामले की जानकारी देते हुए आपको बता दें कि पिछले काफी समय से पटेल स्टेडियम में नगर निगम द्वारा खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी जा रही है और ताले लगा दिए गए हैं। जब हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचे तो उन्होंने खिलाड़ियों के साथ साथ अधिकारियों से भी इस विषय में बात की। वहां पर मौजूद नेशनल लेवल के खिलाड़ी मोहित अजमेरा ने बताया कि उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए कोई मैदान नहीं है, उनको या तो पहाड़ों पर या फिर सड़कों पर दौड़ दौड़ कर अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नगर निगम और प्रशासन की इस लापरवाही के कारण उनके साथ साथ कई खिलाड़ियों का भविष्य खतरे में है। उनकी इस लापरवाही के कारण खिलाड़ी कई टूर्नामेंट भी छोड़ चुके हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि उनको मैदान में प्रैक्टिस करने के लिए कोई फीस भी देनी पड़े तो वो तैयार है, लेकिन उनको ग्राउंड में प्रैक्टिस करने से वंचित ना रखा जाए। मैं मोहित अजमेरा, नेशनल एथलीट। सर, मैं एथलेटिक्स से तैयारी कर रहा हूँ। मेरा इवेंट है 200-400 मीटर और मैं राजस्थान को 3-4 बार रिप्रेजेंट कर चुका हूँ और अजमेर को कई बार मैं राजस्थान लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। आज ही मैं राधे फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ और हमारी जो विधायक महोदय श्रीमती अनीता जी बघेल, उन्होंने मुझे काफ़ी सहयोग किया है। उनके थ्रू मैं जुड़ा हुआ हूँ, उन्होंने मेरे को काफ़ी हेल्प किया है
और उनकी वजह से मैं फाउंडेशन से जुड़ा। फाउंडेशन ने मेरे को काफ़ी आगे बढ़ने में हेल्प की और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फाउंडेशन को भी और हमारे विधायक महोदय श्रीमती अनीता पटेल को भी कि उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की और मुझे आगे बढ़ने में बहुत सहयोग किया। सर भविष्य खतरे में सर, एक टूर्नामेंट तो मिस हो चुका है सर, दूसरे की तैयारी है, अगले महीने दूसरा टूर्नामेंट है। साल भर तैयारी हम 3-4 साल से तैयारी नहीं कर पा रहे। कभी पहाड़ों पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, रोडों पे भाग रहे हैं। अजमेर में और कोई दूसरा ग्राउंड है नहीं सर, ये एक इकलौता ग्राउंड है। ठीक है, ये 4 साल से बनता सर, अब बन के तैयार हुआ है तो प्रशासन ने यहाँ पे ताले लगा दिए। पहले भी 2 दिन खोलते हैं, 3 दिन, तीसरे दिन फिर ताले लगा देते हैं। ऐसे ही हर हफ्ते में सर ताले लगा रहे हैं। हाँ जी सर, मैं ये बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल सरकार खेलों को सर बढ़ावा दे रहे हैं, बट ये प्रशासन सर सपोर्ट नहीं कर रहा है सर। सरकार बोलती है और सर किया भी है, मैं ये नहीं बोलूँगा सरकार ने नहीं किया। अच्छा ग्राउंड बनाया है हमारे लिए और अच्छा सहयोग भी किया। जैसे मैंने आपको भी बताया कि मेरे को एमएलए महोदय ने भी सपोर्ट किया है। हमारे दूसरे एमएलए देवनानी जी ने भी हमारे राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल की जो अकेडमी है वो यहाँ पे लेके आए अजमेर में, जो कि नहीं थी एथलेटिक्स की, तो मैं उनको भी थैंक यू बोलूँगा। बट सर इस तरीके से ये जो है ना सर थोड़ा दुखजनक है सर कि हमारे साथ ऐसा हुआ जा रहा है कि हम इतने वो नहीं कर पा रहे, हमारी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे और धीरे धीरे एज निकल रही है सर, तो फिर आगे भी हमें दिक्कत आएगी और काफ़ी दिक्कत आ रही है और काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। चार्जेस अगर नॉर्मल हो तो सर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अगर चार्जेस किसी प्राइवेट ठेकेदार को दे देते हैं, वो अपनी मन मर्जी से लगाएगा, तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ एथलेटिक्स और फुटबॉल ऐसा गेम है सर जो मिडिल क्लास फैमिली है ना वो बच्चे करते हैं सर। पैसे वालों के बच्चे आपको कभी नहीं मिलेंगे कोई खिलाड़ी फुटबॉल और एथलेटिक्स किसी ने किया हो। छोटे जो ग्राउंड स्तर के जिनके माँ बाप काम करते हैं ना सर, वही लोग करते हैं ये वाला गेम। बहुत मेहनत का गेम है तो हर कोई नहीं कर पाता इसको, तो सर बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाली है उन बच्चों के लिए। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्रशासन से कि जिसके भी हाथ में आप टेंडर दें, एक आप नॉर्मल चार्जेस पे करें तो ठीक है, चलो आप ग्राउंड मेंटेनेंस के लिए करें, समझ में आता है, बट अगर ज्यादा करेंगे तो फिर वो तो सर ये तो हमारे फ्यूचर के साथ फिर खिलवाड़ है। इसके बाद खिलाड़ियों को ग्राउंड से खदेड़ने के लिए नगर निगम में कार्यरत पुलिस निरीक्षक रवीश सामरिया अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि फिलहाल ट्रैक तैयार किया जा रहे हैं और ट्रैक खराब ना हो इसलिए खिलाड़ियों को रोका जा रहा है। उन्हें कमिश्नर या उच्च अधिकारियों के आदेश जैसे ही प्राप्त होंगे वह मैदान को खिलाड़ियों के लिए खोल देंगे। देखिए, जब प्रशासनिक दृष्टिकोण से अंदर जाना सभी के लिए मना कर रखा है, इसी को देखते हुए बच्चे हैं और ये बता रहे हैं कि हम सब दौड़ करेंगे इस पूरे ट्रैक पर। अभी ट्रैक को पूरा तैयार करवाया जा रहा है, उसके बाद जब भी कमिश्नर साहब या उच्च अधिकारी इस बारे में आदेश करेंगे तब इसको खुलवाया जाएगा। अभी बच्चों ने कहा है कि अभी हमें करना है, तो उसको मनाही की गई है कि अभी कोई भी जो मूल ट्रैक है इसके अंदर नहीं जाएगा और किसी तरीके से ट्रैक को खराब नहीं करेंगे। वही पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी शिवदत्त पाराशर से भी जब हमने इस विषय में बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने नगर निगम आयुक्त से मीटिंग की लेकिन उन्हें निराशा के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैदान तैयार होने के बाद जब अभी तक निगम को सौंपा ही नहीं गया तो नगर निगम मैदान में ताले कैसे लगा सकता है। पाराशर का कहना है कि ये बताया जाए कि निगम किस हक से मनमानी करके खिलाड़ियों को रोक रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मैदान को खिलाड़ियों के लिए जल्द ही नहीं खोला गया तो वे अजमेर के समस्त खिलाड़ियों के साथ उग्र आंदोलन करेंगे। मेरे जिंदगी में जितनी निराशा मुझे आज हुई है किसी अधिकारी से मिलके, तो पहली बार आज हुई है जब मैंने उनको बताया कि 1947 के बाद, आजादी के बाद पहली बार इस स्टेडियम के अंदर पुलिस आके खिलाड़ियों को खदेड़ रही है। ये ऐसी घटना आज तक नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उनके व्यवहार में कहीं कोई ऐसा नजर नहीं आया कि उनको लगाओ कि यार ये चीज गलत हुई है। उन्होंने कहा नहीं आप लोगों ने बदतमीजी करी होगी तो कुछ तभी। जब मैंने उनको उनका लेटर दिखाया कि आपकी उपायुक्त कीर्ति जी ने ये लेटर दिया है कि अभी हमारे पास ये ग्राउंड नहीं है, हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि स्मार्ट सिटी ने हमें अभी नहीं सौंपा है। तो आप बताइए, जब स्मार्ट सिटी ने नहीं सौंपा है तो आप नगर निगम से कैसे पुलिस भिजवा सकते हैं? नगर निगम के ताले कैसे लगवा सकते हैं? ताले स्मार्ट सिटी लगाए, फोन स्मार्ट सिटी से जाए। आप समझ रहे, तो ऐसी कंट्रोवर्सी हो रही है, उस बात को मानने को तैयार नहीं है। और अच्छा, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो ग्राउंड है PPP यानी उस मोड से नहीं बना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक मोड होता है। अगर उस मोड से बनता तो आप ठेके पे दे सकते थे। आप समझ रहे मेरी बात को? अगर वो तीनों PPP होते तो अगर उस बोर्ड पे देते आप कैसे भी ठेका लो, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब इसमें पब्लिक पार्टनर और वो चीज है ही नहीं। तो मेरी बात सुन रहे हो आप कि किसी भी लेवल पे अगर सरकारी सरकारी संस्थाएं जब किसी मैदान को बनाती है
तो किस बात का ठेका? 50% केंद्र सरकार का है, 50% केंद्र सरकार का है, 30% राज्य सरकार का है, 10% नगर निगम का और 10% एडीए का है। हेलो, ये जिस तरीके से देखिए आप कैमरे में देख रहे हैं कि किस तरह की हरकत ये कर रहे हैं, जबकि इनका अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये अधिकार क्षेत्र नहीं है। मतलब इस तरह की हरकत अगर ये करेंगे तो शहर में बवाल करने वाली स्थिति ये पैदा कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जिनको सम्मान करना चाहिए, जिनको माला पहनाई जानी चाहिए है, उनको उनके साथ ये हाथ पकड़ के बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं, मतलब इनको यही एहसास नहीं है कि ये करने क्या जा रहा है। अगला कदम हमारा अभी हम बताएंगे, हमारी मीटिंग होने वाली है आज रात को। हमारे साथ कई जनप्रतिनिधि भी जुड़ने वाले हैं, कई अधिकारी जुड़ने वाले हैं और सारे खिलाड़ी हर खेल के जुड़ने वाले हैं। ये जबरदस्ती हमें उग्र आंदोलन करने की तरफ वो कर रहे हैं, प्रेषित कर रहे हैं, जबकि इनको चाहिए कि आराम से समानता और अधिकार के साथ बैठ के आराम से सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस बात को सुलझा के कर सकते थे, लेकिन ये नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए आगे देखिए होता है क्या। अजमेर के रहने वाले युवक पर अमेरिकी महिला द्वारा रेप व धोखाधड़ी से शादी करके पैसे हटने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बूंदी में 0 एफआईआर दर्ज कराई, जिसको सिविल लाइन थाने में ट्रांसफर किया गया है। रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि अजमेर के रहने वाले मानव सिंह से उनकी सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती हुई थी। उसके बाद मानव सिंह ने उसे अजमेर बुला लिया और शादी कर ली। वह उसके साथ अजमेर सहित कई जगह ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। विदेशी महिला को मानव सिंह के घर जाने के बाद पता चला कि मानव सिंह की पहले से ही शादी हो रखी है और उसके 2 बच्चे भी हैं, जिस पर उसने अजमेर के सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसके अजमेर पुलिस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्राइम इन्वेस्टिगेशन फॉर वुमेन के उप अधीक्षक नियमित चंद द्वारा महिला के बयान लिए गए। वे मामले की जांच की जा रही है। देखिए, एक 0 नंबरी एफआईआर बूंदी जिले से प्राप्त हुई, जहां पर एक महिला जो फॉरेन की है, फ्लोरिडा यूएस की, और जो बूंदी में वर्तमान में रह रही है, उसने वहाँ एक एफआईआर दी थी, जिसको पूरी 0 नंबरी काट कर हमारे यहाँ भेजा गया। का ये मानना है कि ज़्यादातर घटना इसकी जो है अजमेर ज़िले में ज़्यादा हुई है। तो अजमेर वासी जो है मानव सिंह राठौर हैं कोई, जो 2023 में उनसे दोस्ती होती है और दोस्ती का बताकर अपने आप को के मुताबिक अपने आप को अविवाहित बताकर शादी का झांसा देकर अलग अलग जगह होटलों में ले जाना और वहाँ पर रेप होना, और कई जगह उससे रुपए भी जो हैं लिए हैं। तो उसका ये आरोप है कि शादीशुदा था लेकिन अपने आप को अविवाहित बताकर इसने शादी की है। तो एफआईआर दर्ज हो गई है यहाँ सिविल लाइन्स में, और डिप्टी एसपी सिकाऊ को जो है जांच के लिए दी है। परिवादियाँ जो है खुद आ गई हैं आज, और उनका 164 के बयान आईओ करवा रहे हैं। अब क्या बयान आते हैं आगे शायद मेडिकल वहाँ बूंदी ज़िले में ही करवा दिया गया है। वो सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके और जो एविडेंस हमारे पास आएंगे उन एविडेंस को संकलन करके उसके बाद आगे निष्कर्ष लिया जाएगा। हाल ही में डीडवाना के विधायक यूनुस खान ने विधानसभा में राजस्थान लोक परिवहन सेवा को पुनः परमिट देने के लिए एक प्रस्ताव दिया, जिसको लेकर राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। यूनुस खान द्वारा किए गए इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए आज रोडवेज कर्मचारियों ने उनका पुतला फूका और उन पर राजस्थान लोक सेवा परिवहन के जरिए खुद को लाभ पहुंचाने के आरोप भी लगाए हैं। बताते चले कि गहलोत सरकार द्वारा राजस्थान लोक परिवहन सेवा को बंद कर दिया गया था और अब विधायक यूनुस खान के प्रस्ताव से इस मुद्दे ने वापस तूल पकड़ लिया है। आज जो है डीडवाना निर्दलीय विधायक श्री यूनुस खान साहब, जो भूतपूर्व यातायात मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने जो है विधानसभा में ये बयान दिए कि रोडवेज को तो बंद कर दी जाए, लोक परिवहन को और अधिक से अधिक बढ़ाई जाए। और जब ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उस टाइम पे भी यही चाहते थे कि रोडवेज को बंद कर दें। अभी भी ये इस तरह की है, इसलिए सभी कर्मचारियों में और सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों में बड़ा आक्रोश है। पूरे राजस्थान लेवल पे जो है ये इनका आज 12 बजे से 1 बजे के बीच में पुतले का दहन किया गया है और इनको ये कहा गया है कि भविष्य में इस तरह की नहीं है और राज्य कर्मचारी राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों से माफ़ी मांगे। आज हमारा जो पूरे राजस्थान के अंदर सभी इकाइयों पर यूनुस खान जी ने जो 20 जुलाई को विधानसभा के अंदर
ये ऊल जलूल बयान दे करके हमारे राजस्थान रोडवेज सभी कर्मचारियों में इतना आक्रोश है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी, वर्तमान कर्मचारी जिन्होंने अपने खून से इस रोडवेज को सींचा है और ये आम जनता की सेवा के लिए बनाई है, जिसको लाइफलाइन भी कहते हैं, और सरकार भी इस बात को मानने को तैयार है कि लाइफलाइन राजस्थान रोडवेज सरकार राजस्थान रोडवेज है। फिर भी पूर्व हमारे जो यातायात मंत्री यूनुस खान जी रहे हैं, इन्होंने लोक परिवहन सेवा चला करके पहले भी यही कोशिश की थी कि राजस्थान रोडवेज के सभी बस स्टैंडों से लोक परिवहन सेवा चलाई जाए, परंतु हमारे इन बहादुर साथियों ने एकजुट होकर के और सिंधी कैंप पर और पूरे राजस्थान के अंदर जितना विद्रोह किया, जिसमें बीजेपी सरकार ने अपने इस आदेश को वापस लिया और लोक परिवहन सेवा को पांच लोक परिवहन सेवा को श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने और बाहर से हरी झंडी दिखा करके इनको संचालन किया। वही आज यूनुस खान जी इस रोडवेज को डुबोने में और इस आम जनता को डुबोने में लगे हुए हैं। हाल ही में अधिवक्ता मानव सिंह राठौड़ पर विदेशी महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस और एफएसएल टीम द्वारा इस मामले में घटनास्थलों का मौका मुआयना किया जा रहा है और जांच पड़ताल जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिवक्ता मानव सिंह राठौड़ ने अमेरिका में रह रही एक महिला के साथ फेसबुक के माध्यम से दोस्ती बढ़ाई और शादीशुदा होते हुए उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया और भारत बुला लिया। जब महिला उससे प्रभावित होकर भारत आई तो उसने महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाया। यहाँ तक कि जब विदेशी महिला ने उससे फोटो में देख के उसकी पत्नी के बारे में पूछा तो उसने अपनी ही पत्नी को अपनी बहन बता दिया। कुछ दिनों बाद विदेशी महिला को उसकी शादीशुदा होने का पता चला, जिसके बाद उसने अपनी आप बीती बताई और पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है। इसके बाद पुलिस एफएसएल टीम के साथ सभी घटनास्थलों की जांच में जुटी है। यह घटनाक्रम कल बिना नंबरी एफआईआर महिला थाना बूंदी से सिविल लाइन को प्राप्त हुई थी। एक फॉरेनर महिला है, उसने रिपोर्ट बिना नंबरी 0 नंबरी भेजी है। उसमें कोई मानव नाम का अजमेर का है, उसने अपने को एवं बताते हुए फेसबुक पे फ्रेंडशिप की। उसके बाद शादी का ऑफर किया और उसको यहाँ शादी के लिए बुलाया। उस टाइम में इनके आपस में फिजिकल रिलेशन बने हैं और उस दरमियान अप्रैल महीने में रिसेंटली जुलाई में यहाँ अलग अलग अरावली होटल, अरावली, मेरवाड़ा स्टेट, शेट्टी होटल, उसके रेजिडेंस पे और भी जहाँ जहाँ रुकी है उसके संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं। उसका मेडिकल करवा दिया गया है, कोर्ट में बयान हो चुके हैं और जहाँ जहाँ ये रुकी है उन घटना स्थल की जाके मौके की कार्रवाई की जा रही है। इसने मेरवाड़ा में अप्रैल महीने में 6 दिन रुकना बताया है। 14 तारीख से 18 तारीख, 14 की नाइट को यहाँ आई थी और 18 को यहाँ पे हुआ। पीड़ित मानवता के मसीहा स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की पावन प्रेरणा से पूज्य पार ब्रह्मांड मंदिर ट्रस्ट की ओर से अजयनगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित प्रचंड बालाजी मंदिर परिसर में निशुल्क मासिक आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर प्रभारी कैलाश सिंह रत्नू ने बताया कि इस शिविर में 85 लोगों ने लाभ प्राप्त किया है। शिविर का आरंभ प्रातः 10 बजे प्रदीप तोलानी व वासुदेव खेमचंदानी ने जोत लगाकर किया। प्रदीप तोलानी ने बताया कि इस शिविर में प्रख्यात डॉक्टर कुलदीप कुमार द्वारा निःशुल्क जांच परामर्श दी गई। समिति अध्यक्ष ज्योति लालवानी ने कहा कि रोगियों को 30 दिन की मुफ्त दवाइयां भी दी गई है। अब ये निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर हर महीने की 26 तारीख को प्रचंड बालाजी मंदिर में लगाया जाएगा। पशु चिकित्सकों की लापरवाही के चलते गौवंश की मौत होने का मामला सामने आया है। बता दें, डॉक्टर ने 15 दिन पहले गौवंश का इलाज किया था। गाय पेट से थी और उसने बछड़े को जन्म दिया था, लेकिन डॉक्टर द्वारा इलाज के दौरान गाय की मौत हो गई है। पशुपालक ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर ने गाय को 3 इंजेक्शन लगाए थे। पशुपालक डॉक्टर शंकर चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है और गंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।